अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज एक नौजवान की कहानी आपसे शेयर करने जा रहा हूं। कहानी सुनने के बाद अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और अपने बच्चों को इससे ज़रूर आगाह कीजिएगा। रावलपिंडी के एक बिजनेसमैन जिनका बेटा जो है वो अपनी कहानी सुनाता है और सुनाने से पहले उसके जो हालात थे वो ये थे कि वो कह रहा था कि मैं इस दुनिया से जान छुड़ाना चाहता हूँ, मेरे मामला इतने सख्त हो चुके हैं। उसने अपनी कहानी शुरू की। वो कहता कि मेरे दादा जो थे वो जब रावलपिंडी में आए तो यहाँ पर उन्होंने स्पेयर पार्ट्स की दुकान बनाई और इसी स्पेयर पार्ट की दुकान से हमारा घर चलता था। मेरे वालिद जो है वो 3 भाई थे और 3 बहनें थी। मेरे जो दादा थे उनका इंतकाल होने वाला था, मतलब बीमार थे। तो उन्होंने मेरे वालिद जो सबसे बड़े थे उनको ये नसीहत की कि बेटा ये कारोबार है, ये तुम्हारे हवाले और इस कारोबार से तुमने इस पूरे ख़ानदान का ख्याल रखना है। और मेरे जो वालिद साहब हैं उन्होंने हमारे जो चचा ताया और मेरी फूफियाँ थी उन सब का बड़ा ख्याल रखा। इसी कारोबार में से उन्होंने उनकी शादियाँ की। दादा जो थे वो फौत हो गए थे। अब उन सब की शादियाँ की और मेरे वालिद की शादी जो है वो थोड़ा लेट हुई। लेट होने की वजह से जब शादी हो गई तो कुछ 2-3 साल तक औलाद नहीं हुई और उसके बाद मैं पैदा हुआ। और ये नौजवान बताता है कि जब मैं पैदा हुआ तो मेरी वालदा बताती है कि हमारे घर में बड़ी खुशियाँ मनाई गई। इतनी खुशियाँ कि दूर दूर के रिश्तेदारों को भी मिठाइयाँ भेजी गई कि हमारे यहाँ बेटा पैदा हुआ है और हम घर में बड़े खुश थे। उसके बाद वालिद जो है वो काम पर जाते, कारोबार अच्छा चल रहा था, घर अच्छा था, दुनिया की सारी आसाइशें हमें हमारे वालिद ने मुहैया की हुई थी। अब कहते कि मैं बड़ा होने लगा और मेरे वालिद जो हैं वो मुझे अक्सर कहते कि फ़लाँ काम करो तो तुम्हें ये मिलेगा, लेकिन उसके बरक्स जो मेरी वालदा थी वो ये कहती थी कि बेटा कोई बात नहीं, तुम ये ले लो। वालिद जब वो मेरी वालदा को कहते कि इसको ऐसे कोई चीज़ें ना दिया करो, इसको समझाया करो ताकि इसको पता चले कि मेहनत कैसे करनी है, ये आगे कुछ सीख ले। लेकिन मेरी वालदा उसके बरक्स थी, उनको मुझसे मोहब्बत थी, लाड प्यार, और इस चक्कर में वो मुझे बहुत ज़्यादा नवाजती थी। जो भी मैं मांगता था मुझे वो लेके देती थी। अगर मेरे वालिद साहब मुझे कोई चीज़ ना दिलवाते तो मैं अपनी वालदा को कहता और मेरी वालदा जो है वो वालिद साहब से कहकर मुझे वो चीज़ दिलवा देते, चाहे उन्हें मेरे वालिद से डांट ही क्यों ना सुननी पड़ती। अब मैं 7वीं 8वीं क्लास में चला गया। मेरे वालिद साहब ने मेरी वालदा को कहना कि इसको थोड़ी देर के लिए दुकान पर ज़रूर भेजा करो, इसका ध्यान जो है वो कारोबार की तरफ हो और इसको समझ आए कि दुनियादारी क्या है, कैसे दुनिया में जीना है। और मैं था कि मैं अपने दोस्तों के साथ अपनी अय्याशियों में लगा था, अपने मौज मस्तियाँ दोस्तों के साथ खेलना और इसी तरह ज़िंदगी गुजार रहा था। अब 9 क्लास आ गई। 9 क्लास के अंदर जो मेरे मार्क्स थे वो बहुत कम थे और मैं घर के अंदर पढ़ने के ऊपर तवज्जो नहीं देता था। मैट्रिक में गया। मैट्रिक मैंने कहीं ना कहीं से ट्यूशनें और इधर उधर से तुक्के लगाए और मैट्रिक क्लियर हो गई। जब मेरी मैट्रिक क्लियर हुई तो मैंने अपने वालिद साहब से कहा कि अब मैं पढ़ना नहीं चाहता। मेरे वालिद साहब ने मुझे बहुत समझाया और समझाने के बाद आखिरकार मैं राज़ी हो गया। मैंने एफए में दाखिला ले लिया और वालिद साहब ने कहा कि तुमने रोज़ाना दुकान पर आना है। अब मैं दुकान पर घंटा 2 घंटे जाता और उस दौरान भी मैं वालिद साहब से कोई ना कोई फरमाइश करता, कुछ पैसे लेता। जैसे ही मुझे पैसे मिल जाते और मैं वहाँ से निकलता अपने दोस्तों के साथ रफू चक्कर। फर्स्ट ईयर के जो एग्ज़ाम आए उसमें कुछ सिफारिशें लगवाई, कुछ इधर उधर से मामला हुए और आखिरकार मैं वहाँ से अगली क्लास में शिफ्ट हो गया सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर के अंदर भी मेरे मामला कुछ ऐसे थे, पढ़ाई में मैं बिल्कुल निकम्मा था और मैं इसी तरह से ज़िंदगी गुजार रहा था। आज मैं उस वक्त को याद करता हूँ जो मेरे वालिद साहब मुझे कहते थे कि ये कर लो, मैंने नहीं किया। और सेकंड ईयर के अंदर जब पहले पेपर हुए तो उसके अंदर मेरी 3 सप्लियाँ आ गई। फिर दोबारा पेपर दिए तो फिर 2 सप्लियाँ रह गई। फिर पेपर दिए तो तीसरी सप्ली भी क्लियर नहीं हुई और जो 3 क्वेश्चन थी वो ख़त्म हो चुकी थी। अब मैंने पढ़ाई छोड़ दी और मेरे वालिद साहब ने मेरी वालदा को कहा कि इसको रोज़ाना दुकान पर भेजा करो। अब मैं दुकान पर जाने लगा और मैं दुकान की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं देता था। मैं वालिद साहब से यही कहता था कि मैंने ये काम नहीं करना, मैं कोई और काम करूँगा, मेरा इस काम में दिल नहीं लगता। लेकिन वालिद साहब अक्सर मुझे समझाते और मुझे कहते कि दुकान पर आया करो, ये चीज़ें देखा करो, पार्ट्स के नंबर और उनकी क्वालिटी, दुकान को समझो कि कैसे तुमने किसके साथ क्या सौदा करना है, किससे क्या लेना है, किसको क्या देना है, ये सारी चीज़ों की तुम्हें समझ होनी चाहिए। लेकिन ये नौजवान कहता है कि मैं उसके बरक्स था, मैं तो दुकान की तरफ तवज्जो नहीं देता था। मेरी तवज्जो सिर्फ इतनी होती थी कि दुकान पर गया, वहाँ से पैसे लिए और अपने दोस्तों के साथ मज़े करने निकल गया। कभी मैं 6 दिन के टूर के ऊपर मरी जा रहा हूँ, कभी हुंजा जा रहा हूँ, कभी सवाद जा रहा हूँ। और जैसे ही मैंने ये स्कूल छोड़ा था, कॉलेज, तो उसके बाद मैंने घर पे वालदा से कहा कि मुझे गाड़ी लेनी है, मेरे सब दोस्तों के पास गाड़ी है। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे कोई 13-14 लाख रुपए की एक गाड़ी लेके दे दी और उस वक्त वो सस्ती आ गई थी, 1300 सीसी गाड़ी थी और मेरे मज़े हो गए। मैं अपने दोस्तों को बिठाता, इधर उधर घूमता और ये शशके चल रहे थे। वालिद साहब अक्सर समझाते मुझे समझ नहीं आ रही थी।
अब मेरी उम्र जो है वो आगे बढ़ रही थी। मेरे वालिद साहब ने वालदा से कहा कि अब ये जवान हो गया, इसकी शादी करें। तो चलो हो सकता है शादी होने के बाद ही इसको समझ आ जाए। अब वालदैन ने रिश्ता देखा, रिश्ता देखने के बाद मेरी शादी कर दी। घर में धूम धड़के शहनाइयाँ बजी और इस घर की जो दुल्हन थी वो आ गई। अब मैं और खुश। अब मैंने बाहर जाना बिल्कुल ही छोड़ दिया, जो थोड़ा बहुत बाहर निकलता था वो भी छोड़ दिया। अब मैं सारा दिन बेगम के साथ। तो वालिद साहब कई बार गुस्सा भी होते, फिर मुझे प्यार से समझाते भी, लेकिन मैं नहीं समझता था। अब ये सारी चीज़ें आपको बताने का मकसद ये है कि आप अपने बच्चों को गाइड ज़रूर कीजिएगा। कहानी आगे शुरू करते हैं। कहता कि मैं इन चीज़ों को इग्नोर कर रहा था। मेरे यहाँ एक बेटा पैदा हुआ, फिर साल डेढ़ गुजरा, उसके बाद एक और बेटा पैदा हुआ। मैं बेगम के साथ कभी कहीं जा रहा हूँ, कभी कहीं जा रहा हूँ, और कभी किसी दोस्त के घर पे दावत, कभी किसी दोस्त की अपने घर पे दावत। तो शाह खर्चियाँ जो हैं वो मेरी अरूज के ऊपर चल रही थी। अब मेरे वालिद साहब ने मुझे बहुत समझाया, इतना कि मैं आज रोता हूँ उनकी कब्र के ऊपर जाके कि मैंने ये क्या किया। वालिद साहब जो हैं वो इसी तरह मुझे गाहे बगाहे समझाते रहते थे। एक रोज़ वालिद साहब जो हैं वो दुकान से निकले। मैं तो गाड़ी के ऊपर घूमता था, मेरे वालिद साहब जो है वो मोटरसाइकिल के ऊपर घूमते थे। वो आ रहे थे, रास्ते में कहीं उनका एक्सीडेंट हुआ और उनको चोट लगी। उसके बाद हॉस्पिटल ले गए। 3 से 4 दिन गुजरे हैं और उसके बाद मेरे वालिद साहब जो हैं उनकी डेथ हो गई। जैसे उनकी डेथ हुई तो मुझे समझ आई कि मेरे सर के ऊपर से कितना बड़ा साहिबान जो है वो खिसक गया है। मैं अब तन्हा रह गया हूँ। मुझे बड़ी परेशानी हुई। और जिन वालिद साहब के साथ मैं उठता बैठता नहीं था, उनके जाने के बाद मुझे महसूस हुआ मुझे तो उनसे लगाव ही बहुत था, मैं तो उनको चाहता ही बहुत था। अब मुझे ये सारी चीज़ें फ़ील होने लगी। तो मैं वालिद साहब को देख देख कर, याद करके, उनकी तस्वीरें देख कर रोता था। और कारोबार जो था वो भी ऐसी था। कुछ चंद दिन गुजरे, 7 एक दिन गुजरे थे कि वालदा भी इसी परेशानी में, उनको हार्ट अटैक आया और वालदा की भी डेथ हो गई। अब ये 8 से 10 दिन के अंदर अंदर वालिद और वालदा दोनों के जनाजे मेरे घर से उठ गए थे और मैं इस वक्त तनहा था। मेरी सर पे मेरी बीवी बच्चों का बोझ आ गया था। और जैसे ही मैंने 15-20 दिन गुजारे, उसके बाद मुझे समझ आई कि ज़िम्मेदारी तो अब शुरू हुई है। अब मैंने दुकान पे जाना शुरू कर दिया। दुकान के ऊपर अब भी मेरा कोई प्रॉपर इंटरेस्ट नहीं था। दुकान के ऊपर मुझे समझ ही नहीं थी कि कौन सी चीज़ कैसे है क्या नहीं। और तो 15-20 दिन गुजरे तो उसके बाद पता चला कि जो मार्केट के लोग हैं वो दुकान पे आना शुरू हो गए कि इतना कर्ज़ा उनका है, इतना कर्ज़ा उनका है। और 10-15 दिन के अंदर मुझे पता चला कि पूरी की पूरी मार्केट के मेरे वालिद साहब ने पैसे देने हैं। अब वालिद साहब ने पैसे सबके देने थे, लेकिन मेरे वालिद साहब ने किससे पैसे लेने थे वो खाते ही मौजूद नहीं थे। दुकान में जो लड़के थे उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी वो खाते तो वो फलां ले गया या इधर हो गए उधर हो गए, हमें नहीं पता किधर गए। मतलब वो खुर्द बुर्द हो गए। अब सब लोगों को आसरा दिया, दुकान से जो भी सेल होती है उसमें से कुछ ना कुछ पैसे निकाल के रोज़ाना सबको थोड़े थोड़े पैसे देने शुरू किए। कोई 1-1.5 महीना गुजरा, आधी दुकान खाली हो गई थी, नया माल मिल नहीं रहा था। और जो लोग थे वो सब के सब इकट्ठे हो गए। और जो इकट्ठे हुए तो उन सबका हिसाब किया, तकरीबन 6-7 करोड़ रुपए सबके बन रहे थे जो मैंने देने थे। अब उन्हीं में से एक बंदे ने कहा कि ऐसे करो ये दुकान सेल कर दो। अब मैं घर गया हूँ, घर जाके सोच रहा हूँ इतना प्रेशर बना हुआ है और मैं बहुत परेशान था। उन्होंने कहा कि 50 लाख हम आपको दे देंगे, बाकी आप दुकान हमारे नाम करवाएं, बाकी इन लोगों को हम देख लेंगे। उनमें से एक जो बंदा था उसने दुकान ख़रीद ली और मैंने फ़ैसला कर लिया था कि दुकान बेचता हूँ, चलो बाकी कोई और कारोबार करूँगा। अब मैंने दुकान बेच दी और उसके बाद 50 लाख लिए और 50 लाख से घर पे रहना शुरू कर दिया। कभी बिजली के बिल आ रहे, कभी कुछ आ रहा है। और जो मेरे दोस्त कल तक मेरे साथ घूमते थे अब वो मुझसे दूर होना शुरू हो गए थे, क्योंकि मेरे हालात बदल चुके थे। अब मैं दुनिया के अंदर तकलीफ़ें देख रहा था। अब मुझे वो वालिद की वो बातें याद आती थी जो मुझे कहते थे काम सीख लो, इस काम को समझ लो, मैंने पूरा ख़ानदान इस काम से चलाया, तुम क्यों नहीं चला सकते। लेकिन तब तो मुझे जुनून चढ़ा हुआ था कि मैं कोई नौकरी करूँगा, मैं बाबू बनूँगा। अब दुकान बिक चुकी थी। उसके बाद मैं परेशान था। 6 महीने गुजरे, जो 50 लाख मिला था वो भी खर्च हो गया, क्योंकि जो शाह खर्चियाँ पहले से शुरू थी उनको कम करने में बड़ी तकलीफ़ हो रही थी। बड़ी मुश्किल से हम उनको एडजस्ट कर रहे थे, लेकिन फिर भी अखराज जो है वो कंट्रोल ही नहीं होते थे। अब वो सारी चीज़ें सेल हुई, उसके बाद गाड़ी बच गई। अब मैंने कहता कि गाड़ी जो थी वो तकरीबन 20 लाख रुपए की सेल की। अब जैसे वक्त गुजरा गाड़ियों की कीमतें बढ़ गई थी, 20 लाख की गाड़ी सेल की। और उसके बाद मैंने वो पैसे जो हैं वो सेव करके बैंक में रख लिए कि अब हम इनको बचाएंगे और मैं कोई नौकरी करता हूँ। मैंने नौकरी की तलाश शुरू कर दी। अब नौकरी की तलाश शुरू की तो कहता कि मुझे 3-4 दिन बाद तलाश करने के बाद एक नौकरी मिली और उस नौकरी में मुझे जो सैलरी मिली वो 34,000 रुपये थे। कहता कि मेरे वालिद साहब जो हमने दुकान के ऊपर बच्चा रखा हुआ था, जो आने वाले मेहमानों को चाय पानी ये सारे काम करता था, उसको वालिद साहब 50,000 रुपये देते थे और आज मुझे जो है वो 34,000 रुपये की नौकरी मिली। मैंने ना चाहते हुए भी वो नौकरी कर ली। अब उससे हमारा गुजारा नहीं हो रहा।
बिल आते हैं, बिजली के बिल हैं, बाकी के बिल हैं, अखराजात हैं, 100 मामला थे। अब कहता है कि मैं इस वक्त इतना परेशान हूँ कि क्या करूँ, गाड़ी के पैसे ख़त्म हो गए। अब मैंने जो मेरी वालदा ने जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे जो गोल्ड पहनाया था, जो 7-8 तोले माँ के थे, वो भी मुझे दे दिए थे। और उसके बाद जो मेरी बीवी को गोल्ड डाला था वो भी ऐसा सेल करके खा लिया था। अब ये नौजवान परेशान है और कहता है कि मेरा दिल करता है कि मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊँ। मैं कैसा नाफरमान बेटा हूँ जिसके वो वालिद ने हर चीज़ मुहैया की, लेकिन मैं वालिद की एक बात ना सुन सका, मैं उनके कहने पर ना चल सका। और इस तरह से ये नौजवान आज परेशान था और अब ये कोई हुनर सीखने की कोशिश कर रहा है। तो ये कहानी आप लोगों से शेयर की है। ये नौजवान अपनी कहानी सुनाते हुए रो भी रहा था कि और ये बताना चाह रहा था कि वालिदैन जब आपको कोई चीज़ कहते हैं ना, वो किसी फ़ायदे के लिए कहते हैं। जैसे यूरोप के अंदर बच्चे जो हैं वो 15-16 साल के होते हैं तो उनको कोई ना कोई काम के ऊपर लगाया जाता है, उनको भेजा जाता है कि कमा के लाओ, कोई बिज़नेस करो, कुछ सीखो, ताकि आने वाली ज़िंदगी में तुम्हें कोई परेशानी ना हो। लेकिन यहाँ पर कोई 16-17 साल का बच्चा निक्कर पहनता है, शर्ट पहनता है और एक 40-50 लाख रुपए की गाड़ी में बैठकर शू करके गुजरता है और फराटे भरते हुए जाता है। बाप का पैसा होता है ना, और जब वो बाप मर जाता है तो फिर कुछ इस तरह के हालात होते हैं, फिर वो परेशान होता है कि अब मैं क्या करूं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अपने बच्चों को प्यार से, नरमी से कुछ ना कुछ हुनर ज़रूर सिखाएं। जो कारोबार आप कर रहे हैं उस कारोबार की तरफ लाएं। और हमारे माशरे में ज़्यादातर नौजवान जो है वो वालिदैन के कारोबार के ऊपर बैठना अपनी तौहीन समझते हैं। कहते हैं हमने तो 4 क्लासें पढ़ ली हैं, अब हम किसी बैंक में किसी जगह मुलाजिम लगेंगे, जेबों में हाथ डालकर घूमेंगे, हम तो अफसर बनेंगे। अफसर बन जाओ, बेहतर है। अगर आप कोई डिग्री ले लेते हो, डॉक्टर, इंजीनियर, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आपकी तालीम भी पूरी नहीं है और उसके बाद आप बाप के काम को काम नहीं समझते, तो फिर ये बहुत बड़ा अलमिया है और ये फ़िक्र करने की जगह है। बाकी अगर आपको कहानी अच्छी लगी है, उसके नौजवान के लिए कुछ सबक है, तो ज़रूर राय दीजिए कमेंट में और मुझे इजाज़त दें। दुआ में याद रखिएगा। आप कोई कहानी अपनी हमसे शेयर करना चाहते हैं तो नंबर है 0325 20 629। अल्लाह हाफिज़।